गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम फ्यूचर टेंस की फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये क्लास है वो रोज़ आपको सुबह 7 बजे मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएँ नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर पिछली कक्षाएँ देख सकता है। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहीं से भी आप हमारी कक्षाएँ देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन किया था, जब पढ़ा था कि जो ये फ्यूचर टेंस होता है वो भविष्य काल होता है जिसका हमें कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, उसका हमने फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अगर किसी ने हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली कक्षा नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछली कक्षा देख सकता है। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पास्ट टेंस का संपूर्ण रिवीजन करवाया गया है बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। आप वहां जाकर भी हमारी पिछली कक्षाएं देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान आना जरूरी है। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा प्लस होगा, हुआ प्लस होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके जो हिंदी वाक्य हैं, हिंदी की जो सेंटेंस है, उसमें आपको रहा प्लस होगा, होगी, कुल मिला के अंत में आपको ग गागी शब्द मिलेंगे, साथ में रहा वह हुआ शब्द मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको यह पता रहना चाहिए कि ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है इसमें किस एचवी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। उससे पहले आप इसका उदाहरण देखिए। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, सीता गाना गा रही होगी, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी सेंटेंसों में हम देख पा रहे हैं कि रहा, ग गागी, रही, गी, रहा, गा आदि शब्द आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। दोस्तों, पहचान बहुत ज़रूरी है हर एक टेंस की। अगर आपको टेंस की पहचान नहीं आती है तो आप टेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। नोट लगा के लिखो दोस्तों। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वह विल बी, शैल बी, एचबी का प्रयोग होता है। विल बी, शैल बी, एचबी का प्रयोग होता है। आई व बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, शैल सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, शैल बी प्रयोग लिखिए आप। आई व बी के साथ विल बी का प्रयोग दोस्तों आई बी के अलावा शेष सभी के साथ, वह बी के अलावा शेष सभी के साथ
होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, और जो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, होगा, रही होगी, हुआ होगा आदि शब्द लगे हुए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है इसमें विल बी, शैल बी, एच बी का प्रयोग होता है। विल बी, एच बी का प्रयोग दोस्तों किसके साथ होता है? आई व बी के अलावा शेष जो भी शब्द आते हैं, कोई भी सर्वनाम आता है, एक वचन आता है, ठीक है दोस्तों, तो उस सभी के साथ किसका प्रयोग होता है? विल बी का प्रयोग होता है। और शैल बी का प्रयोग किसके साथ होता है? आई व बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, मात्र आपको ध्यान इतना रखना है, आई व बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, शेष सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस। बहुत ही शानदार और बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर करवाया जाएगा दोस्तों आपको सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या और नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ये बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें रहा प्लस होगा होगी आ रहा है। दोस्तों कंटिन्यूस जो होता है वो निरंतर चलता रहता है, उसका कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। जो परफेक्ट होता है उसमें कार्य समाप्त हो जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि रहा शब्द जहाँ कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है कार्य सुचारू रूप से जारी है, अभी कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। और चुका चुकी शब्द आ जाए तो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तो आपने पहचान कर ली। उसके बाद में आप सबसे पहले देखिए किस एच बी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। आपको पता है विल बी, शैल बी, एच बी का प्रयोग होता है। जो शैल बी, एच बी है उसका प्रयोग आई व बी के साथ होता है, शेष सभी के साथ विल बी, एच बी का प्रयोग होता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ जो सब्जेक्ट आया है वो ही है। क्या है? ही। ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा या शैल बी का प्रयोग होगा? ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा सर। क्यों होगा? क्योंकि आई व बी के साथ ही शैल बी का प्रयोग होता है, शेष सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। ही, विल बी। उसके बाद में देखिए आपकी क्रिया पढ़ना आई है, पढ़ना को हम रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इसकी तो तीनों फॉर्म में ही एक जैसी है, रीड रीड रीड, पढ़ना पढ़ा पढ़ चुका, इसलिए इसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो ये हो गया अपने ही विल बी रीडिंग। उसके बाद में पुस्तक। पुस्तक के साथ ए का शब्द का ए यानी आर्टिकल होता है दोस्तों। ए का क्यों प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो पुस्तक है ये गणनावाचक है, इसलिए हम इसके साथ ए का प्रयोग कर देते हैं। ए बुक। इसमें एल्स नहीं दिया हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट तक ही इसको सीमित रखते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट आता है, फिर आपके विल बी, शैल बी आता है, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर विल बी, शैल बी आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एल्स आता
है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो नेगेटिव सेंटेंस है ये नकारात्मकता का बोध करवाता है। इसमें नई शब्द जुड़ा हुआ रहता है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है, साथ में रहा प्लस होगा होगी आ रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नई शब्द लगा हुआ है और नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट आपके ही है, ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा या शैल बी का प्रयोग होगा। विल बी का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आई व बी के साथ ही शैल बी का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ आपको ये पता रखना है कि विल बी का प्रयोग के बाद में तुरंत बाद में नोट का प्रयोग नहीं होता। विल और बी के बीच में नोट लगता है। ही विल नोट बी। ठीक है दोस्तों, ही विल नोट बी। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये हो गया आपके रीडिंग। क्या हो गया दोस्तों? रीडिंग। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट बी रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट आपके पुस्तक है जो गणनावाचक है, तो हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। ही विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। सबसे पहले क्या आता है? आपके सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट बाद में विल नॉट बी शैल नॉट बी का प्रयोग होता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है। सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में विल नॉट बी शैल नॉट बी का प्रयोग होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है वो हमें टेंस से संबंधित जब भी सवाल पूछता है तो हिंदी में देकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोलता है, या फिर इंग्लिश में देकर हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बोलता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको आज एक गुप्त बात बताने जा रहा हूं कि आपको अगर टेंसों की पहचान आती है, एग्जामिनर उसकी इच्छा रहे जहां से
भी सेंटेंस दे सकता है। अगर आपको टेंसों की पहचान है तो आप कोई सा भी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ कि आप टेंसों की पहचान करिए। हमारा जो ये YouTube चैनल है दोस्तों, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब मैंने एक कसम खा ली थी, चाहे इस YouTube चैनल पर कम सब्सक्राइब रह जाए, कम लाइक मिल जाए, कम व्यूज आ जाए, लेकिन मैं जो भी चीज़ सिखाऊं वो बच्चा कुछ चीज़ सीख के जाए और जब परीक्षा में बैठे तो वो ये देख सके कि हाँ AK सर ने जो बताया था उसमें से मिल रहा है, उसमें से ही आ रहा है। इसलिए दोस्तों मैं जो आपको ये क्लासें दे रहा हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसमें समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपको इतना प्रॉफिट होगा। इंग्लिश को लेकर आप, इंग्लिश ग्रामर को लेकर आप कभी भी तनाव में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके आसपास मौजूद सभी बच्चों को बतावे कि इस YouTube चैनल पर बिल्कुल बेसिक तरीके से और निःशुल्क रूप से इंग्लिश ग्रामर करवाई जाती है। दोस्तों आज हमारा चैनल है वो बहुत छोटे रूप में है। अगर आप कोशिश करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी ये जो कक्षाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हो, चाहे शहरी क्षेत्र का बच्चा हो, हर एक बच्चा इस कक्षा का लाभ उठा सकता है। दोस्तों इसलिए आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए सभी की बुद्धि लब्धि एक जैसी नहीं होती है। कहीं इंग्लिश में बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं तो कहीं कम होते हैं, लेकिन जो कोशिश करता है वो आराम से कवर कर लेता है। कई शहरी क्षेत्रों में भी बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, लेकिन बेसिक रूप से इंग्लिश नहीं करवाई जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस संसार में बैठा हुआ प्रत्येक छात्र जिसको इंग्लिश को लेकर डर है, तनाव है, वो दूर हो सके। इसलिए हमारी ये जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि उन्हें पता चल सके कि ये भी एक YouTube चैनल है जिस पर बिल्कुल बेसिक रूप से इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करवाई जाती है। दोस्तों मेरा प्रयास छोटा है, मैं धीरे चलूँगा, लेकिन आपको इंग्लिश ग्रामर में इतना परफेक्ट कर दूंगा, आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें क्या शब्द लगा हुआ रहता है? क्या वह पुस्तक पढ़ रहा होगा? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंसों को हल करने का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले इसकी पहचान करनी है। पहचान करने के बाद में आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में देखना है टेंस का कौन सा प्रकार है, जो रहा प्लस होगा वो 11 तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। फिर देखिए कि कौन सी एचवी का प्रयोग होगा। फिर आपने देखा
कि यहाँ वह आया है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आई व बी के साथ ही शैल बी का प्रयोग होता है, शेष सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। इसलिए हमने यहाँ विल एच बी का प्रयोग किया है। फिर हमने सब्जेक्ट ले लिया, उसके तुरंत बाद में हमने बी लिया, विल ही वी, उसके बाद में हमने वर्ब लिया, जबकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो ये हो गया रीडिंग, तो विल ही वी रीडिंग ए बुक, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपके ऑब्जेक्ट, फिर आपके एल्स, फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, क्या आता है सबसे पहले आपके एचवी आती है। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों ही प्रकार के सेंटेंसों में सबसे पहले आपके एचवी का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें नोट का प्रयोग हो जाता है और इसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम नोट भी लगा देते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही प्यारा और शानदार सेंटेंस है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। अब मैंने अभी दोहराया था कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें अपने क्या और नहीं का प्रयोग होता है। सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में पहचान देखनी है कि टेंस का कौन सा प्रकार है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि टेंस का कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ अपने आ रहा है रहा प्लस होगा होगी, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूस की टेंस के बाद में ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है। इसलिए दोस्तों हम इसमें विल विद शैल बी एचबी का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल विद शैल बी एचबी का प्रयोग तो होगा दोस्तों, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शुरू में एचबी का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट लगता है और फिर बी आता है। दोस्तों ये बच्चे अक्सर गलती यही करते हैं, विल भी लगा देते हैं शुरू में एचबी और तुरंत बाद में सब्जेक्ट लगता है। देखो एग्जामिनर है वो बस 20% देता है हमें, वो यहीं से अपन को वो विकल्प जो क्वेश्चन देता है उसमें ए बी सी डी दे देता है और एचबी को विल भी रख देगा वो शुरू में, फिर हम कंफ्यूज होकर विल भी की टिक कर देते हैं तो वो नंबर कट जाता है अपना। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। इसलिए हमें ऐसे सेंटेंसों में क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, हमें पता है आई व बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, शैल सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमने लगा दिया विल, फिर ही, उसके तुरंत बाद में नोट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है, फिर अपने बी, विल ही नोट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीड यानी पढ़ना होता है, आईएनजी लग गया, रहा है, आईएनजी लगते ही वो कंटिन्यूस में परिवर्तन हो जाता है। विल ही नोट बी रीडिंग ए बुक और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपके ऑब्जेक्ट है दोस्तों। सूत्र देखिए, विल शैल, फिर आपके सब्जेक्ट, फिर आपके नोट बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपके ऑब्जेक्ट, फिर आपके एल्स और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, विल शैल, फिर आपके सब्जेक्ट, फिर नोट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एल्स। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया है।
इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का लिंक दिया हुआ है, जिसमें प्रेजेंट टेंस और संपूर्ण पास्ट टेंस का रिवीजन करवा रखा है। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे जो लिंक है उस पर क्लिक कर हमारे यूट्यूब चैनल पर लिंक खुल जाएगा और वो वीडियो और वो क्लासें देख सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।